मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। Okay, so let's start the class. Today we will do plantation crop. बागाती कृषि करेंगे। बागाती कृषि में हम लोग टी को आज करेंगे, टी क्रॉप को लेंगे। सो प्लांटेशन क्रॉप है क्या एक्चुअली? आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, बागाती कृषि में महत्वपूर्ण क्रॉप है एक टी, चाय जिसको बोला जाता है। सो प्लांटेशन क्रॉप are those crops which are grown on plantation covering large state। बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े बागानों में खेती की जाती है, जैसे केले का, चाय का। तो ये प्लांटेशन क्रॉप कहलाता है। कॉफी का तो जैसे अदर क्रॉप्स को लेते हैं, सालों साल में एक या दो फसल को निकालते हैं, पर दीज आर नॉट टी प्लांटेशन क्रॉप जो है, दीज आर दे आर नॉट एनुअल क्रॉप। उसमें बल्कि इसमें क्या होता है, 3 से 5 साल में जो बोया जाता है उसको निकाल लिया जाता है, मतलब लेकिन हम लोग जैसे मान लो कोई फ्रूट बोते हैं, तो फ्रूट का बागान लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, तो उसको 35-40 साल तक उसका एवरेज मान के चलते हैं कि उसमें फ्रूट्स होंगे। तो इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, पूंजी जो लगाया जाता है इसके लिए, और बेसिकली मान लो आप टी स्टेट लगा रहे हो, चाय का बागान कहीं लगा रहे हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगी बागान को तैयार करने के लिए। हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए होगा इसको ग्रोथ और प्रोसेसिंग के लिए। सो दे कवर स्मॉल एरिया इन इंडिया बट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा इसका आर्थिक महत्व और आर्थिक मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो प्लांटेशन क्रॉप यानी बागाती जो कृषि है, उसमें चाय, कहवा, रबर, दीज आर द प्लांटेशन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया। और थोड़ा बहुत स्पाइसेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कुछ इस कैटेगरी में। सो चाय और कॉफी यानी चाय एंड कहवा, ये जो है दीज इट इज वेरी फेमस। ये पेय पदार्थ है, बीवरेज क्रॉप है। और हमारे देश में चाय तो एवरीडे लाइफ में लोग इसको पीते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ जो प्लांटेशन किया जाता है हमारे भारत में, ओवर 30,000 प्लांटेशन जो है इंडिया का, गिविंग देयर, मतलब हम लोग फुल या पार्ट टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जाती है। लगभग 20 लाख लोग जो है इन्वॉल्व है इन चाय बागानों में। और जो भी प्लांटेशन क्रॉप है, दीज आर अंडर टी और कॉफी और रबर, ये तीन मुख्य रूप से है। तो हम चाय की बात करें, अगर टी की बात करें, तो टी इज द ड्राइड लीफ ऑफ बुश। एक झाड़ी है, एक पौधा है जिसका सूखा हुआ एक पत्ता होता है। आप चाय का पत्ती देखो, आप पैकेट में खरीद के लाते हो, तो वो सूखा पत्ता ही होता है बेसिकली। तो इट इज अ ड्राइड लीफ ऑफ अ बुश, सूखा हुआ पत्ता है। और इसमें थीन थीन होता है, थीन। तो थीन जो होता है, जब इसको पानी में बॉयल करते हैं चीनी या शुगर के साथ, तो कुछ इसमें स्मेल्स आता है, थोड़ा स्टिमुलेटिंग ड्रिंक बन जाता है। तो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया। हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ का क्रॉप है, फसल है चाय। और बेसिकली चाय की शुरुआत देखा जाए तो इट वाज सपोज टू बी इंडिजिनस टू चाइना। चाइना से इसको लाया गया था। और ये जो थे मेजर रॉबर्ट ब्रूस 1823 में। और बेसिकली उन्होंने जब लाया था, मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में वो इंडिजिनस टी बुशेस को, और वो आए थे आसाम के कोई हिली स्लोप्स पे, वो लगा दिए थे। लेकिन फिर 1840 में चाय के बीज को इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया फ्रॉम चाइना। चाइना से उसको आयात किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल टी प्लांटेशन शुरू हुआ।
वाणिज्यिक चाय की कृषि शुरू की गई। और आसाम में बेसिकली देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र वैली, वहां से इसका सेटअप हुआ, शुरुआत हुआ। तो टी प्लांटेशन वेर कंफाइंड टू अपर असम ओनली, उसका जो ऊपरी आसाम वाला भाग है उसमें ही ज्यादातर किया गया। फिर धीरे धीरे नए भागों में भी खेती की जाने लगी, लोअर आसाम में भी इसको लिया जाने लगा। और 1859 में दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है, और वहां पे भी टी प्लांटेशन किया गया। और देवर 30 टी प्लांटेशन इन आसाम ओनली, आसाम में, सिर्फ आसाम में ही 30 चाय के बागान है, प्लांटेशन है। और बाद में धीरे धीरे फिर साउथ इंडिया में भी हुआ। साउथ इंडिया में आ जाए तो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स में टी प्लांटेशन सेटअप किया गया। फिर हिमालय के तराई क्षेत्र में, पर्वत पदीय भागों में, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, एंड सम प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में इसको उपजाया गया था। सो प्लांटेशन क्रॉप जो है वो उसमें चाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, इसकी वृद्धि के लिए क्या क्या शर्तें हैं, आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले टी बुश, ये जो टी का, चाय का जो झाड़ी होता है, देखे होंगे अगर आप लोग गए होंगे असम या दार्जिलिंग में भी या साउथ इंडिया में, तो चाय का जो बागान है, इट इज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और जो कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से होता है, गर्म और आर्द्र जलवायु में। और there is a very close relation between climate and the yield and the quality of tea. जब हम बात करते हैं ना कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, यहाँ का चाय का स्मेल बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली कैसे ये अच्छा है, जब वहाँ का हम क्लाइमेट देखें, वहाँ का मिट्टी देखें, तो उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। हम बोलते हैं ना चाय, ये दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग की चाय में क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वहाँ पे इतना अच्छा उसका स्मेल है या फिर क्वालिटी है। तो वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का मिट्टी, इट इज़ वेरी फेवरेबल, और उस पर ही डिपेंड करता है कि चाय की क्वालिटी कैसी होगी। तो आइडियल टेम्परेचर देखा जाए, अगर तापमान देखा जाए चाय के लिए, सो आदर्श तापमान होगा इसका 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। एंड द टेम्परेचर above 35 डिग्री सेल्सियस and below 10 डिग्री सेल्सियस आर हार्मफुल फॉर दिस। यानी कि अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो ये हानिकारक है चाय की खेती के लिए। और चाय की जो कृषि है उसके लिए एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर। और उसमें भी थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस महीने बहुत बारिश हुआ, अगले महीने पूरा ड्राई, तो वैसा नहीं। एक्चुअली चाय के लिए अगर बहुत लंबे समय तक ड्राई रहता है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल रहता है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर टी। और अम, क्योंकि इसके लिए चाहिए क्या, क्योंकि ड्राई तो ये बहुत अच्छा नहीं है चाय के लिए। तो हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता, ये ओस, मॉर्निंग फॉग, कोहरा, इट इज़ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टी और यंग लीव्स ऑफ द टी। उसका जो नया पत्ता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर गर्मी में जैसे लू चलता है हमारे यहाँ, तो हालांकि पहाड़ी एरिया में तो ये नहीं चलता, लेकिन उत्तरी भारत के मैदान में ये चलता है, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टी प्लांटेशन। ये जो वार्म वेव्स है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। और कूल विंड्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द टी लीव्स। ठंडा पवन जो चलता है वो बहुत अच्छा होता है। और चाय एक छाया वाला पौधा है, मतलब इट इज़ अ शेड लविंग प्लांट, and it develops
more vigorously when planted along the shady tree के इसीलिए देखा जाता है कि बीच बीच में शेडी ट्री लगा दिया जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होता है। तो चाय का जो झाड़ी है या उसको अच्छे से बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए वेल ड्रेन्ड लैंड चाहिए। वेल ड्रेन्ड लैंड का मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको स्लोपी एरियाज में उपजाते हैं। जो हिली एरियाज है तो वो क्या होगा, उस वहाँ पे पानी जमा नहीं होने देगा। और इसके लिए लोमी सॉइल इज वेरी इम्पोर्टेंट। और वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल जो वन भूमि है उसमें क्या होता है, ह्यूमस और आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, रिच होता है। तो दैट इज बेस्ट फॉर द टी प्लांटेशन, चाय की कृषि के लिए वो अच्छा है। अगर देखा जाए कि किसी मिट्टी में, वहाँ की मिट्टी में अगर बहुत ज़्यादा फास्फोरस और पोटास है, तो देखा जाता है कि वहाँ के अगर फास्फोरस एंड पोटास है तो दैट गिव्स अ स्पेशल फ्लेवर टू द टी। जैसा कि हम देखते हैं दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग की चाय इतनी फेमस है, इसका स्मेल इतना अच्छा है, इतना आप सुने होंगे कि काफ़ी अच्छी चाय है दार्जिलिंग की। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? क्लाइमेट तो है ही, साथ ही साथ मिट्टी में क्या कौन सा कंटेंट अवेलेबल है वहाँ पे इन द दार्जिलिंग, phosphorus and potash in the soil. It is very rich in दार्जिलिंग। तो एक तो ये है कि उसका ईल्ड को बढ़ाना, उपज को बढ़ाना, और इसको इसका स्मेल यानी इसका क्वालिटी कैसे अच्छा हो। तो इसलिए बीच बीच में इसमें फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता होती होती है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, ये सब मिट्टी में दिया जाता है। सो ऑल्दो टी रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, इसके वर्धन वृद्धि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब जमा हुआ पानी नहीं चाहिए। जैसे धान की कृषि के लिए आप पढ़े हो कि जमा हुआ पानी चाहिए, फ्लैट लैंड में पानी जमा होना चाहिए 1 फीट 1.5 फीट तक। तो लेकिन चाय के लिए जमा हुआ पानी नहीं चाहिए, वो उसको हिली एरिया चाहिए। पानी बारिश तो चाहिए, लेकिन वो बारिश होके वो फिर बह जाता है अगर स्लोपी एरिया, हिली एरिया पे रहता है तो, क्योंकि इसके रूट्स के लिए, उसके जड़ के लिए इट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी इंजurious, एंड इट इज़ देयरफॉर ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स वेयर वाटर ड्रेन्स अवे इजीली। इसीलिए हिल्स पे, स्लोप पे, ढाल पे इसको उपजाते हैं जहाँ पे पानी को बहा दिया जाता है। वाटर लॉगिंग वहाँ पे नहीं हो सकता है, पानी का जमाव नहीं हो सकता। सो इसीलिए हिल पे ज़्यादातर इट ग्रोज इक्वली वेल इन द वैली, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज इज वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन देखा जाए तो इट इज फाउंड एट एलिवेशन, ऊंचाई पे होता है, जनरली 600 से 1800 मीटर अबव सी लेवल। इवन दो इन रांची ऑल्सो पहले चाय की खेती की जाती थी, क्योंकि इसका भी 620 मीटर है अबव सी लेवल एलिवेशन। तो नामकुम के साइड आप सुने होंगे चाय बागान, अभी भी जगह का नाम है। अभी तो हालांकि इधर उतना नहीं होता है, लेकिन hilly area actually it is favorable condition for the growth of tea। तो टी के लिए, चाय के लिए लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। क्यों? क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, वो मैनुअली होता है, उसके लिए मशीन नहीं है। छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ करके मतलब लिया जाता है, इसीलिए चीप और स्किल लेबर चाहिए। बहुत abundant supply of labor is required for the tea plantation, टी क्रॉप। स्पेशली जब प्लकिंग का टाइम होता है, पत्तियों को तोड़ने का टाइम होता है, तो इट रिक्वायर्स स्किल्ड मैनिपुलेशन ऑफ फिंगर्स फॉर प्लकिंग टू लीव्स। दो पत्तों को ऐसे तोड़ा जाता है, आप देखे भी होंगे, कई बार ऐड दिखाता है, और यू में फाइंड आउट इन गूगल एंड यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह के वीडियो भी दिए हुए हैं। सो इस काम के लिए बेसिकली विमेन आर वेरी स्किल्ड। महिला लेबर जो है, महिला श्रमिक, विमेन लेबरर्स आर एम्प्लॉयड इन वेरी लार्ज नंबर्स। क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारी टी इंडस्ट्री जो है दैट दे प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी वर्कर्स, 1 मिलियन वर्कर्स से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। तो
स्किल्ड लेबर की आवश्यकता तो होती है, एंड women generally it is very they are known for their skill. So women labor is provide uh, they do the plucking of tea leaves. उसके बाद अगर हम मेथड की बात करें, मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, तो टी गार्डन्स को सेटअप कर किया जाता है, क्योंकि हिल स्लोप पे हम, मैंने कहा कि हिल पे इसको चाय को उपजाते हैं, चाय को का बागान लगाया जाता है। सो टी गार्डन्स आर ऑल सेटअप ऑन द क्लियर्ड हिल स्लोप। हिल पहाड़ी ढालू पे ही, भूमि पे ही लगाया जाता है, ढालू भूमि पे। सो और उसके लिए मैंने बोला कि इट इज ये शेडी प्लांट है, मतलब इसको शेड चाहिए बीच बीच में, तो शेड ट्री भी बीच बीच में लगा दिया जाता है एडवांस में ही, ताकि उसको शेड मिल सके। और सीड्स को, इसके बीज को जर्मिनेशन के लिए किया जाता है। सैपलिंग्स जब निकल जाता है उसका प्लांट, तब उसको गार्डन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो द गार्डन इज रेगुलरली, उसको कटाई छटाई करनी पड़ती है, घास वास को हटाना पड़ता है, वीड्स करना पड़ता है, ताकि उसका जो बुशेज है, जो उसका झाड़ी है, दैट ग्रोज विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई रुकावट, बिना किसी रुकावट के साथ वो उसका झाड़ी है अच्छे से बढ़ सके। सो बीच बीच में मैन्यूज और फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक की भी आवश्यकता होती है, कॉमन प्रैक्टिस है इस गार्डन में। ऑयल केक्स और ग्रीन मैन्यूर्स डाला जाता है, हरा खाद डाला जाता है। और प्रूनिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको बीच बीच में छांटे रहने की आवश्यकता है, और इसको एक शेप में बनाया जाता है। जनरली आप देखे होंगे चाय का बागान, एकदम हर एक पेड़ का एक ही जैसा शेप रहता है। तो ये प्रूनिंग किया जाता है उसकी वजह से है, क्योंकि इसको मेंटेन किया जाता है, इसका प्रॉपर शेप उसी शेप में रहे, और एक सर्टेन हाइट है उतने ही, और सर्टेन डायमीटर में ही इसको रखा जाता है, लगभग 1 मीटर हाइट और सेम डायमीटर में उसको रखा जाता है। सो प्रूनिंग इसलिए भी किया जाता है, मतलब कि उसमें न्यू शूट्स जो निकल सके, साइड साइड से न्यू डाल और शाखाएं निकल सके, ताकि उसमें सॉफ्ट लीव्स आए बहुत सारे, और फिर उसको प्लग करके उसको फिर यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग इसका प्रोडक्शन देखें, तो फ्रॉम 1950 टू 51 में प्रोडक्शन 2.78 लाख टन हुआ था, और 1994 से 1995 के बीच 7.37 लाख टन इसका प्रोडक्शन हुआ था। सो ये जो प्रोडक्शन है, इसका आप एक डेटा, आप आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको नोट डाउन करके उसका एक ग्राफ और बनाओगे अपनी कॉपी में, और नेक्स्ट क्लास आई विल सी। और एक इंडिया का मैप आपको बनाना है कि जहाँ पे कहाँ कहाँ पे टी का प्रोडक्शन और टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ वितरण है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करते हैं, तो टी कल्टीवेशन इन इंडिया इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन सम पॉकेट्स, वेरी फ्यू पॉकेट्स, कुछ सेलेक्टिव एरिया में ही चाय का कल्टीवेशन हो रहा है। तो फॉलोइंग 3 एरियाज, जो 3 एरियाज हैं, आगे मैं बताती हूँ कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे टी कल्टीवेशन किया जाता है, एंड इट इज आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। टी प्रोड्यूसर के को इन सबको देख के ही, मतलब कहाँ कहाँ किया जा सकता है। 3 एरिया है, फाइंड आउट है। पहला है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भारत का उत्तर पूर्वी भाग। दूसरा है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। तीसरा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत। तो अगर ये तीनों तीनों एरिया को हम देखें, तो स्टेट वाइज प्रोडक्शन भी देखा जा सकता है। प्रोडक्शन अगर हम देखें, तो एक्चुअली बहुत लंबा ट्रेडिशन तो नहीं रहा है टी कल्टीवेशन हमारे देश में, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था टी प्लांटेशन, उस समय लाया गया था फ्रॉम चाइना। और जो फर्स्ट टी प्लांटेशन दैट वाज स्टैब्लिश इन आसाम, आसाम में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और धीरे धीरे उसके एकदम रैपिडली स्टेडी प्रोग्रेस हुआ है चाय में, क्योंकि अभी आप देखो हर एक घर में चाय बनती है, चाहे वो लाल चाय हो, मिल्क टी हो, कोई भी टी हो। आजकल तो ग्रीन टी लोग पी रहे हैं, बहुत हेल्प
पर्पस के लिए। तो चाय एवरीडे लाइफ में हर एक क्लास के लोग, हर एक घरों में, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी क्लास हो, हर एक लोग चाय पीते हैं। तो चाय अभी हर घर में पिया जाता है और इसका कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। दिन भर में, इवन इन सर्दी के दिनों में, विंटर सीजन में चाय का खपत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि पहला जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर पूर्वी भाग। तो उत्तर पूर्वी भाग में आएंगे तो ये जो सेवन सिस्टर्स है इधर वाला, जो इट इज़ लाइक ए ट्रायंगुलर एरिया। ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणाकार दिखता है। और बेसिकली इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल यहीं पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है टी का। और अगर हम लैटिट्यूडल एरिया देखें तो 23 डिग्री नॉर्थ टू 28 डिग्री नॉर्थ के बीच। लॉन्गिट्यूड देखें तो 88 डिग्री ईस्ट टू 96 डिग्री ईस्ट। सो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन, चाय का उत्पादन हो रहा है। और आसाम इन सब में सबसे बड़ा, मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, आसाम। और जहाँ से भारत का लगभग 55% प्रोडक्शन जो है इट कम्स फ्रॉम आसाम। और आसाम में कहाँ पे हो रहा है? आसाम में देयर आर 2 एरियाज आइडेंटिफाई किया गया है। पहला जो है ब्रह्मपुत्र वैली, सेकेंड इज सुरमा वैली। तो जो ब्रह्मपुत्र वैली है, इट एक्सटेंड फ्रॉम सादिया टू ग्वालपारा, बेसिकली मेन टी प्रोड्यूसिंग बेल्ट है। And it accounts for 44% of India's tea from 40% of the tea area of the country. बेसिक कौन कौन से मुख्य जिले हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, शिवसागर, दारंग, कामरूप, नगांव, ग्वालपारा। दीज आर द इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन ब्रह्मपुत्र वैली, आसाम। गर्मी के दिनों में क्या होता है, तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और विंटर सीजन में कभी भी 10 डिग्री से बिलो नहीं जाता है। तो इट इज़ वेरी फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री वेदर है सालों भर। तो एनुअल रेनफॉल देखा जाए तो 300-400 सेंटीमीटर हो जाता है। 9 महीने तक लगभग इतना ही रहता है। तो वेरी द एरिया प्रोवाइड्स वेरी आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द टी कल्टीवेशन। चाय की कृषि के लिए बहुत ही आदर्श जलवायु दशाएं उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पे चाय, और चूंकि ये ढालू भूमि है, स्टैग्नेंट वाटर के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो जगह है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं है रेनी सीजन में भी, सो इट डू नॉट हार्म द क्रॉप। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ही फेवरेबल है। दूसरा जो सुरमा वैली इन आसाम, आसाम में सुरमा वैली है, इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरिया इन आसाम। और ये जो वैली है, ये जो घाटी है, इट लाइज इन काचर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे तीलाज और भील्स, ये जो जोग्राफिकल जो एरिया है, वहाँ पे इसका चाय की कृषि की जाती है, क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड फ्लैट लैंड है। मतलब पानी उसमें जमा नहीं हो रहा है। रिवर्स भी है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। रेनफॉल भी अच्छी होती है यहाँ पे। और कोई भी महीना, कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली ड्राई है। एंड इट इज़ वेरी आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। तो आसाम तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ही टी का। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आ जाए तो पश्चिम बंगाल इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, जहाँ पे चाय का अच्छा उत्पादन होता है। तो भारत के कुल क्षेत्रों में देखें तो उसका 1/4 हिस्सा तो वेस्ट बंगाल में ही है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बेसिकली 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी एंड कुच बिहार। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 3 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर टी, जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन होता है। So these districts are contiguous to the main tea producing belt of West Bengal. So सॉरी, वेस्ट बंगाल नहीं, ये आसाम का, आसाम का ही आगे का पार्ट है। आसाम, ये जो पूरा एरिया है,
आसाम का जो क्षेत्र है प्लस वेस्ट बंगाल का, तो ये पूरा एक जोन में है, एक लगातार दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, आगे जाके आसाम में वो पूरा मिल जाता है उसी टी प्रोडक्शन एरियाज में। सो अगर वेस्ट बंगाल में देखा जाए कि कौन कौन सा एरिया है दैट, दो जोग्राफिकल रीजन्स कौन सा है, तो द्वार द्वार जो एक हम लोग पढ़ते हो, आप लोग हिमालय रीजन में पढ़े होंगे, कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और ये बेसिकली वेरी वाइड स्ट्रिप एट द फुट ऑफ द हिमालय, हिमालय के पर्वत पदीय भागों में ये बहुत ही चौड़ा भाग है जहाँ पे चाय की कृषि की जाती है। थोड़ा स्लाइटली एलिवेटेड एरिया है, थोड़ा ऊंचा वाला भाग है, और जहाँ पे सुटेबल स्लोप भी, प्रॉपर ड्रेनेज अवेलेबल, अपवाह अवेलेबल है प्रॉपर, इसीलिए यहाँ पे चाय की कृषि की जाती है। टी स्टेट, चाय का जो बागान है, दैट आर फाउंड अप टू हाइट ऑफ 900 टू 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर के हाइट पे है चाय का। और दूसरा जो है दार्जिलिंग, Darjeeling district is very well known for all over the world for its most exquisite aromatic tea, जो उसका जो बहुत सुगंधित चाय है उसके लिए फेमस है। और एनुअल रेनफॉल इज 300 सेंटीमीटर हियर, और तापमान भी यहाँ के लिए फेवरेबल है। फर्टाइल सॉइल, जो मैंने बोला था यहाँ पे पोटेशियम एंड जो मिट्टी को चाहिए, वो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेशल फ्लेवर है चाय का। और चाय का जो कुछ गार्डन है, कुछ इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, त्रिपुरा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद दक्षिण भारत में आ जाए, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में नीलगिरी, कार्डामाम की पहाड़ी, पालनी, अन्नामिलाई तमिलनाडु में, केरला में भी, और कर्नाटका में, यहाँ पे चाय की कृषि की जाती है। और चाय का बागान, टी गार्डन आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द हिल स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में है, बिटवीन 300 एंड 1800 मीटर एल्टीट्यूड, 300 से 1800 मीटर ऊंचाई है, और वहाँ पे कृषि की जाती है चाय की। सो टेम्परेचर भी बहुत फेवरेबल है। रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल भी अच्छा होता है यहाँ पे, इट एक्सीड्स 400 सेंटीमीटर, कोई फ्रॉस्ट नहीं है, वेदर कंडीशन इज क्वाइट गुड, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो हाई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका उत्पादन होता है। और लेकिन कंपैरिजन टू आसाम और वेस्ट बंगाल से करें, साउथ इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ टी है इज नॉट दैट गुड, इट इज इंफीरियर। और लेकिन कहीं कहीं का जो दक्षिण भारत का जो चाय है, उसका वहाँ पे भी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट और उसका फ्लेवर है। अ, तमिलनाडु में आ जाए, तमिलनाडु में भारत का 14% चाय का उत्पादन होता है, और यहाँ पे यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, उपज भी काफ़ी अच्छी है, नीलगिरी में, अनामलाई में होती है यहाँ पे चाय। केरला में भी अच्छा खासा चाय का प्रोडक्शन होता है, कोट्टयम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, मुन्नार में चाय का उत्पादन होता है। कर्नाटका में आए तो हासन, चिकमंगलूर जिले में होता है। अब मैंने आपको 3 बेल्ट बताया था, एक साउथ इंडिया, और एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और एक है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नाउ कम टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, उत्तर पश्चिमी भाग में आएंगे तो देहरादून उत्तराखंड में, ये अल्मोड़ा, गढ़वाल, ये जो जिले हैं उत्तराखंड में, कांगड़ा वैली, और मंडी है हिमाचल प्रदेश में, दिस आर द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर टी प्रोडक्शन। ग्रीन टी, अभी तो सुन रहे हो आप लोग, बहुत ऐड आता है ग्रीन टी, ग्रीन टी का इतना ये हो गया है, तो ग्रीन टी इज प्रोड्यूस इन कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। और कुछ मैंने अभी बोला कि झारखंड में भी अभी भी कहीं कहीं पे है, रांची में भी होता था, हालांकि अभी नाउ डेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, रांची में, हजारीबाग में, पूर्णिया, इन बिहार। तो ये कुछ छोटा नागपुर प्लेटो वाला एरिया है, यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम लोग उसकी ट्रेड की बात करें, तो चूंकि इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। लीडिंग, इसीलिए ये एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता है भारत से। क्योंकि भारत का चाय कई देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, वर्ल्ड के मार्केट में छाया हुआ है। क्योंकि हालांकि अभी देखा जाए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजम्पशन भी बढ़ गया है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया है। थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रहा है टी एक्सपोर्टिंग, थोड़ा सा लीडर के बीच में। तो थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट हुआ है, एक्सपोर्टिंग को थोड़ा सा इफ़ेक्ट किया है। तो हाँ, तो अगर हम इसका वैरायटी देखें चाय का, तो वैरायटी में अभी देखा जाए तो वो पहले से जो चाय का बागान है वो अभी भी चल रहा है। तो जो पुराना बुश है, जो पुराना झाड़ी है चाय का, उसको चेंज करके नया लगाना है। कुछ कुछ तो 40 साल पुराना है। तो इतना ज्यादा पुराना है तो दे आर नॉट केपेबल टू गिविंग हाई यील्ड, बहुत अच्छा उपज देने योग्य नहीं रह गया, इसलिए को बदलने की आवश्यकता है। अर्जेंटली नीड टू रिप्लेस द ओल्ड बुश विथ न्यू प्लांट। और जो वैरायटी है TV29, it is very high yield clone of India, clone of tea. It was introduced in 1991. याद रखेंगे TV29, note and in copy. TV29 is a high yield clone of tea which was introduced in 1991. 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। TV29 एक हाई यील्ड वैरायटी है चाय का। तो ये जो बीज है, इसका जो चाय का बीज है, उसको नॉर्मल चाय से ही 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, 4 टाइम्स मोर एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा होता है। तो ये भी है कि यहाँ पे कैसे उपज भी ज्यादा हो। ओल्ड बुशेस जो हैं वो बहुत उनका दे आर गिविंग लो यील्ड, और इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर ध्यान देने की भी काफ़ी आवश्यकता है। और अभी नावा डेज डोमेस्टिक डिमांड इतना बढ़ गया है, तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। क्योंकि इंडिया को बहुत टफ कंपटीशन है फ्रॉम अदर टी एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, जैसे श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, जापान, इंडोनेशिया एंड सम अफ्रीकन कंट्री, उससे बहुत टफ मार्केट है। सो धीरे धीरे एक्सपोर्ट जो है इंडिया का थोड़ा सा कम है। श्रीलंका भी बहुत टफ कंपटीशन में दिख रहा है। अगर ये जो चाय है इंडिया का, वो भारत निर्यात करता है बेसिकली यूके, रशिया, USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, आयरलैंड, सूडान, ईरान, इराक, इजिप्ट, इन सारे को अपना चाय निर्यात किया जाता है। और मेन जो बायर है चाय का हमारे देश का, वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और कहाँ से भारत के जो मेन पोर्ट है जहाँ से चाय का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, कैलकाटा। कैलकाटा इज द चीफ पोर्ट ऑफ टी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कुछ अदर जो पोर्ट हैं, अदर बंदरगाह जो हैं, जैसे चेन्नई है, मैंगलोर है, कोच्चि है, वहाँ से भी चाय का निर्यात किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टी। मेरी आवाज़ आ रही है ना गर्ल्स? हेलो? यस मैम। यस मैम। आप लोग सबको समझ में आया?